Hello students, Namaste. We are study 12th class chemistry, chapter 4, chemical kinetics. In this chapter, today's our topic is rate constant. किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट किस प्रकार से हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसको आज हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है और रेट कांस्टेंट जो होता है किसी भी रिएक्शन में किस पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसी भी रिएक्शन का जब आप रेट कांस्टेंट डिटरमाइन कर रहे हो तो उस समय हमें ये ध्यान में रखना होगा कि उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो रिएक्टेंट से यहाँ पर हमें काम पड़ेगा, कोई भी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स होते हैं केवल उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो रेट कांस्टेंट हम किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन कर दें पहले। तो देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, एक लॉ होता है मास एक्शन का, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the rate of reaction is directly proportional to the concentration of concentration of reactants at गिवन टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपकी समझ आ रही है। लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं हम यहाँ पर। देखो, लाइक ए रिएक्शन, एक रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और रिएक्शन हमारे पास ले ली हमने, जैसे ए, बी और सी, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट क्या बना रहे हैं? कोई प्रोडक्ट फॉर्म बना रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये बात समझ आ रही है ना। ये कोई रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो अब हमको इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखना है। इस रिएक्शन को मैं अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री के लिख देता हूँ, क्योंकि रिएक्शन हमको जो भी है दी जाएगी वो बैलेंस्ड इक्वेशन आ सकती है। अगर इक्वेशन बैलेंस आ रही है तो वो किसके अकॉर्डिंग रिटन है? स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। बाय स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना। तो देखो, इसकी कंसंट्रेशन लिए N1, इसके लिए N2 और इसके लिए N3। क्लियर? ये रिएक्टेंट हो गए और रिएक्टेंट के ये क्या है? मैथमेटिकल कॉफिशिएंट है। क्या होते हैं? मैथमेटिकल कॉफिशिएंट। जो भी
नंबर मैथमेटिकल किसी भी रेक्टेंगल को बैलेंस करने के लिए नोट किया जाता है, वो इसी जगह पर तो नोट किया जाता है, वो मैथमेटिकल नंबर है ये, ठीक है ना। जैसे 2a 3b 4c ऐसे नोट करेंगे ना, तो ठीक उसी तरह से मैंने उनकी जगह पर क्या नोट कर दिया है, n नोट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। अब हम रिएक्शन का रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। डू यू नो that rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant, और इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, the rate of any reaction is directly proportional to active concentration of reactants। जो कंसंट्रेशन होती है उसको एक्टिव कंसंट्रेशन नोट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन, आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हो किससे, स्मॉल आर से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट। तो रेक्टेंट कौन है आपका, एक ही एक्टिव कंसंट्रेशन, और इसका जो कोफिशिएंट दे रखा है वो क्या है, N1, बी की कंसंट्रेशन N2 और सी की कंसंट्रेशन N3। क्लियर, क्लियर है ना, ये बात समझ आ रही है ना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन आपने ली है वो इस तरह से हमने यहाँ पर डिनोट कर दी है, क्लियर। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिख दिया, ठीक है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इस प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको मैं हटाता हूँ और इसकी जगह पर एक कांस्टेंट नोट करते हैं, और कांस्टेंट नोट कर रहे हैं कि N1 बी की कंसंट्रेशन N2, सी की कंसंट्रेशन क्या है N3। यहाँ पर जो ये K है, ये K जो यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स, ये K क्या है, ये K रेट कांस्टेंट है। क्या है, हियर K इज रेट कांस्टेंट। क्लियर है, क्लियर समझ आ रही है ना बात, के क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब देखें कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है, ये कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स की जहाँ पर जो कोफिशिएंट की फॉर्म में आपको दे रखी है, इसको अगर मैं मान लूँ इफ N1 प्लस N2 प्लस N3 इक्वल टू N, अगर मान लेते हैं कि ये सब के सब जो गुणांक हैं, सब के सब जो कोफिशिएंट यहाँ पर कंसंट्रेशन के गिवन हैं, इन सब को हमने क्या मान लिया, N मान लिया। और ये जो कोफिशिएंट होते हैं यहाँ पर, जो भी किसी भी रिएक्शन के जो रेट लॉ है, इसको हम बोल सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, रेट लॉ। किसको, रेट लॉ किसको बोल सकते हो बताओ। रेट लॉ ये होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट, और इसका कोई भी कोफिशिएंट दे रखा हो उसके, ठीक है ना। ये रेक्टेंट की कंसंट्रेशन है कि इसमें आपको यहाँ पर A दे रखा था और यहाँ पर B दे रखा था, इसी तरह से तो दे रखे थे। तो इसको बोलते हैं हम रेट लॉ। क्या बोलेंगे, रेट लॉ, ठीक है ना। अब इस रेट लॉ में यहाँ पर जो ये कोफिशिएंट दे रखे हैं N1 और N2, ये कोफिशिएंट क्या होते हैं, इन कोफिशिएंट से आप लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हो। रिएक्टेंट के एक्टिव मास के जो कोफिशिएंट हैं उनका जो एडिशन होता है, उनको ऐड कर कर हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अगर इनको मैं यहाँ पर अगर 1 और यहाँ पर 1 दे रखा होता तो यहाँ पर 1 + 1 आता,
और ये इक्वल टू हो जाता 2, तो ये जो रिएक्शन होती ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती। समझ आ रही है ना बात? ठीक है ना। तो ये एक रेट लॉ होता है। इस रेट लॉ से हम किसी भी रिएक्शन के लिए क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? उस रिएक्शन की का ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो रिएक्शन के ऑर्डर और हम आगे निकालेंगे किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा सा रेट लॉ के बारे में एक्सप्लेन किया है, जिससे हमको पता लगे कि रेट लॉ जो होता है ये हमें आगे और कहाँ काम आने वाला है। क्लियर है ना? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करिए, ये सब क्या है? कंसंट्रेशन है। क्या है? ये कंसंट्रेशन है। तो इन सब कंसंट्रेशंस को हमने क्या मान लिया? n मान लिया। क्या मान लिया? n मान लिया ना। ठीक है ना। तो अगर ये n है, या फिर इन सारी कंसंट्रेशंस को n मान लो, या फिर इन सब को क्या मान लो आप? यूनिटी। क्या मान लो? यूनिटी। यानी कि सबकी वैल्यू क्या मान लें हम? 1 मान लें। सबकी वैल्यू क्या मान लें हम? 1 मान लें। अगर आप सबकी वैल्यू 1 मानते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है? K। समझ में आ गई बात? क्योंकि K इंटू क्या हो जाएगा? 1। इन सब की कंसंट्रेशन क्या मान ली? 1। चलो मैं नोट करता हूँ। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं। इफ वैसे नोट कर दिए यहाँ पर ये। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, ये जो मानिए ना, इसको ही लिख रहा हूं मैं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर सेम एंड इक्वल टू यूनिटी, तो अब आप क्या करोगे? ए की कंसंट्रेशन n1, बी की कंसंट्रेशन n2, सी की कंसंट्रेशन n3, इन सब की वैल्यूज़ को क्या मान सकते हैं हम? 1। अगर आप 1 मान रहे हो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू K। यही तो नोट करोगे आप, यही तो नोट करोगे। तो अब इस जगह पर आप रेट ऑफ कांस्टेंट यानी कि रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। हमने रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन नहीं दी है अब ये, ठीक है ना। तो रेट कांस्टेंट को अब इस जगह पर हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? हियर रेट कांस्टेंट ऑफ रेट कांस्टेंट इज दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज दैट रेट ऑफ रिएक्शन where the concentration of all reactant, the concentration of all reactants are unity, यानी कि सभी कंसंट्रेशन को यहाँ पर रिएक्टेंट की जो टोटल कंसंट्रेशन है उसको क्या मान सकते हैं हम? यूनिटी मान सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन को आपने यूनिटी मान लिया तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन के। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इसको फटाफट से नोट करो। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम इसकी यूनिट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।
ठीक है, यूनिट इसकी डिटरमाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस बात को ध्यान करो कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो किस पर डिपेंड करती है। तो देखो मैं लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स on the order of reaction, on the order of reaction। रिएक्शन के ऑर्डर पर रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है। इसको हम डिटरमाइन करते हैं किस तरह से डिपेंड करती है। तो इसके लिए एक रिएक्शन ले लेते हैं, लाइक देखो अभी ली थी हमने N1A प्लस N2B प्लस N3C इक्वल टू, इनसे क्या बना दिया था, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मैंने यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस को शो नहीं किया है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो अब आप रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। जब आप नोट करेंगे इस रिएक्शन के लिए तो कैसे नोट करेंगे बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें जो चेंज हुआ है वो लेंगे और इसके चेंज होने में जो टाइम है उसका एस्टिमेट क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो इन सब की कंसंट्रेशन को हमने यूनिटी मान लिया, तो इन सब को क्या ले लेते हैं हम, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही तो नोट करते हैं, टाइम टेकन, टाइम वो चेंज इन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, इसकी कंसंट्रेशंस के अंदर कोई चेंज हुआ है वो हमने नोट कर लिया, और टाइम टेकन इन चेंज इन कंसंट्रेशन। अब इसकी कंसंट्रेशन में जो टाइम लगा है वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्लियर। इस रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन नोट करो, करिए आप रेट ऑफ रिएक्शन नोट। कैसे करेंगे देखो, के ए का कोफिशिएंट N1, कंसंट्रेशन B कोफिशिएंट N2, कंसंट्रेशन C कोफिशिएंट N3। ये रेट कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अच्छा इसको, ये सब की सब क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, और इनके जो कोफिशिएंट है ये सब के सब क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये ऐड हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन जब आप इस तरह से नोट करते हो तो जितने भी कोफिशिएंट हैं उन सब को क्या कर दो स्टूडेंट्स, ऐड कर दो। सब के सब कोफिशिएंट को क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। क्लियर है। अब सबके सब जो कोफिशिएंट आपने ऐड किए हैं N1, N2, N3, तो देखो इनकी कंसंट्रेशन को आपने क्या मान लिया था, यूनिटी माना था। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ इफ N1, N2, N3 इक्वल टू N। अगर इन सब की कंसंट्रेशन को क्या, कोफिशिएंट को क्या मान लिया जाए, N मान लिया जाए, तो अब ये रेट ऑफ रिएक्शन आप किस तरह से नोट करोगे, कंसंट्रेशन का होल N। क्लियर। हाँ जी। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको आप कैसे नोट कर सकते हो, चलो मत करो अभी, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, आर की वैल्यू लिख सकता हूँ इन दोनों से मैं, आर की वैल्यू अलग से नोट कर सकते हैं ना, अरे कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना।
तो आर की वैल्यू के लिए हमको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी आर की वैल्यू हो गई और ये भी आर की वैल्यू हो गई। सॉरी, यहाँ पर हमको डिटरमाइन क्या करना है, के। किस पर ध्यान देना है, के पर, रेट कांस्टेंट पर ध्यान देना है, इसको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को हम कैसे नोट कर सकते हैं। कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन का होल एन। नोट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं तो के की वैल्यू निकाल रहा हूँ और के इक्वल टू क्या हो सकता है, के इक्वल टू हो सकता है कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा, कंसेंट्रेशन का होल एन इंटू टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से समझना। अब देखो, इसके ऊपर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है और ना ही टाइम के ऊपर कोई कोफिशिएंट है। इसका कोफिशिएंट आपके पास दे रखा है n, इसका कोफिशिएंट में 1 मान सकते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या मान सकते हैं हम, 1। ठीक है, अब इस कंसंट्रेशन को आप क्या करो, ऊपर ले जाओ। क्या करें, ऊपर ले जाएं। तो कैसे नोट कर सकते हैं, देखो, कंसंट्रेशन वन माइनस एन, एन ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसकी कंसंट्रेशन को मैंने क्या मान लिया था, 1 मान लिया था। और टाइम, टाइम को किस में ले लें हम, सेकंड में। ये भी कैसा हो जाएगा, इनवर्स। चलो टाइम ही लिख दो तुम यहाँ पर, टाइम इनवर्स, ये भी ऊपर चला गया। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स, रेक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप किस में लोगे, बताओ। रेक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम किस में ले सकते हैं, बताओ, मोल पर लीटर में ले सकते हैं ना। और ये टाइम हो गया। तो मेनली आपके पास के की जो यूनिट है वो ये आ गई, ये मेन यूनिट आ गई के की। ठीक है। अब अगर कंसंट्रेशन जो होती है वो कंसंट्रेशन को आप अगर रिप्रेजेंट करें किस में, मोल पर लीटर में, तो देखो मोल पर लीटर का होल 1 माइनस एन, और टाइम को आप किस में, सेकंड में, सेकंड इनवर्स। ये इसका क्या आ गई, के की यूनिट आ गई स्टूडेंट्स। क्या आ गई, यूनिट आ गई। समझ में आ रही है बात। अब आपको इसके अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन अगर हमको दे रखी है तो उस रिएक्शन में से में के की यूनिट निकालेंगे। और आपको ये मैंने बताया ही था कि एन क्या है, हियर इज एन इज ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन। अभी मैंने बताया था ना, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एन ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का क्या होता है, ये ऑर्डर होता है। ठीक है। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि अलग अलग ऑर्डर की कोई रिएक्शन है। आप इस चैप्टर में 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ोगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ोगे। तो अगर 0 ऑर्डर की कोई रिएक्शन है तो उसके लिए आप के की यूनिट क्या नोट करेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो के की यूनिट क्या नोट हो सकती है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसके लिए क्या इसकी यूनिट हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेन यूनिट हमने यहाँ पर डिटरमाइन कर ली है। ठीक है। अच्छा, अब आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसको फटाफट से नोट करिए। मैं एग्जांपल्स लेता हूँ अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के लिए और के की यूनिट लिखते हैं। ठीक है।
तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट नोट करते हैं। तो देखो नोट कर रहा हूँ मैं, यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट कैसे नोट करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर चेक करेंगे, देखो जनरल जो इक्वेशन है, जनरल रिलेशन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जनरल फॉर्मूला अभी हमने निकाला था K इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। हाँ मैंने यहाँ पर बताया था n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। n क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर क्या है, जीरो, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो, ठीक है। जीरो ऑर्डर है तो k भी क्या हो जाएगा, k को भी कैसे डिनोट करोगे, k नॉट से करोगे कि नहीं करोगे। k जीरो इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n की जगह पर जीरो सेकेंड इनवर्स, क्लियर है। तो देखो इसको खोलो, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, भाई 1 आ जाएगी, इसकी जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पावर क्या रह जाएगी, केवल ओनली 1 रह जाएगी, और 1 अगर पावर रह गई तो मोल पर लीटर रह गया। अब इसको कैसे लिखोगे आप बताओ, कैसे नोट करें, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्लियर है, ठीक है ना। अब चेक करते हैं, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर आप लोग निकालोगे तो क्या होगा, तो देखो रेट कांस्टेंट K इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, हेयर n इक्वल टू 1। तो K को भी क्या मान लूँ मैं, 1, K1 इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 है तो क्या आ जाएगा ये, मोल अपॉन लीटर 0 सेकेंड इनवर्स। अगर इसकी पावर 0 लग रही है तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है ना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगी बताओ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K1 इक्वल टू क्या बचा बताओ, सेकंड इनवर्स। समझ में आ रही बात? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट यहाँ पर बचा है वो क्या है, सेकंड इनवर्स। क्लियर है, निकाल सकते हैं। तो अब आपको अगर रेट कांस्टेंट किसी भी इक्वेशन में, किसी भी न्यूमेरिकल्स में रेट कांस्टेंट गिवन है और उस रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर उस जगह पर नोट हो रही है, तो इस यूनिट से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो इजी वे में कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है। आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल में दे रखी होती है वैल्यू रेट कांस्टेंट की, तो उसके हिसाब से आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये फर्स्ट है, 0 है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए आप। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए भी रेट कांस्टेंट की यूनिट हम नोट करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट निकालते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट निकालते हैं, तो बस वही लो आप, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला K इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, अब n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो n इक्वल टू क्या हो गया, 2। और K की जगह पे क्या यूज करोगे आप, सेकेंड ऑर्डर है तो K2 और K2 इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, देखो साहब क्या आ जाएगा, मोल अपॉन लीटर -1 सेकेंड इनवर्स। -2 में थे, 1 गए हो तो -1 बच गया। अच्छा जी, इसको कैसे नोट करोगे आप, बिल्कुल सिंपल तरीका से लिख रहा हूँ मैं, मोल इनवर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। K1 की वैल्यू आ रही है नहीं, ठीक है साहब। तो K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो लीटर ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स है जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, ये मोल इनवर्स ही रहेगा और सेकंड इनवर्स ही रहेगा। तो देखो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स K2, ये किसका रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट लिख दी हमने। ठीक है, तो बच्चों आपने रेट कांस्टेंट किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, वो रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन किया। रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट हमको आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को 0 फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शन है, इनके रेट कांस्टेंट की यूनिट को लर्न करना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ओनली रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखवाई जाती हैं। ठीक है ना, ये जो बिल्कुल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं
वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और उस 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये रेट कांस्टेंट नोट करवा लिए जाते हैं या फिर रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला नोट करवा लिया जाता है, पूरा ड्राइव नहीं करवाया जाता है। तो उसके लिए हमें ये जो मेन चीज़ें ये लर्न रहना बहुत ही नेसेसरी होता है। ठीक है, अब देखो साहब, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आप किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, आपको मैंने बताया था, अभी बताया था कि किसी भी रिएक्शन का अगर हमको ऑर्डर डिटरमाइन करना है तो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट्स हैं, उन रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, उनका जो एलिमेंट्री स्टेप है, उस एलिमेंट्री स्टेप में जो कंसंट्रेशन चेंजिंग आ रही है उसके हिसाब से हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है ना। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो एलिमेंट्री स्टेप होती है, यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि कोई भी रिएक्शन जब अकर्स होती है, कोई भी रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो उस रिएक्शन के कंप्लीट होने के 2 या 3 स्टेप्स हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जैसे आपने SN1 SN2 रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था, स्टडी किया था। और उस रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो स्पीड में होता है और सेकंड स्टेप जो होता है वो फास्टली होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्लो स्टेप में। स्लो स्टेप जो होता है रिएक्शन का, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि जो स्लो स्पीड में स्टेप हो रहा है, जैसे फर्स्ट स्टेप स्लो स्पीड में हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो किस प्रकार से चेंज हो रही है। अगर 2 रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट्स में से अगर एक की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो उसका ऑर्डर 1 हो सकता है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम टाइम पर सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है तो 2 हो सकता है, और 3 अगर हैं तो 3 हो सकता है। और अगर किसी भी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। चलो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स क्या होता है, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ molecules of atoms, molecules of atoms of reactants रिएक्टेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट के एटम्स के मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपने रिएक्टेंट लिया, उस रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल लिए, उस मॉलिक्यूल में एटम्स की कितनी नंबर आप यूज़ कर रहे हो, उस चीज़ को यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है ना। पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री स्टेप, पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री, participating in elementary step, in elementary step, which determines the rate of that reaction,
which determine the rate of that reaction। समझ आ रही बात? रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की नंबर, रिएक्टेंट जो दे रखे हैं उनके मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उनकी नंबर, और कौन से मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिएक्शन में, और उसका जो एलिमेंट्री स्टेप है, एलिमेंट्री स्टेप का मतलब फर्स्ट स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। और ये आप जानते हो रेट ऑफ रिएक्शन को किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप जो होता है वो डिटरमाइन करता है, फास्ट स्टेप कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करता है, और जो स्लो स्टेप आता है वो एलिमेंट्री स्टेप ही होता है, फर्स्ट स्टेप ही तो होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर एक, जैसे एक कोई रिएक्टेंट है और इसने किसको फॉर्म कर दिया, प्रोडक्ट को, ठीक है। एक कोई रिएक्टेंट है और इसने प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम नोट करें तो क्या आ जाएगा बताओ, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A, यही तो होगा। अरे रिएक्टेंट कितने, नंबर ऑफ एटम्स देखना है आपको, मॉलिक्यूल्स के एटम्स रिएक्टेंट के कितने, 1, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा दिया, K1। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो 2A इक्वल टू प्रोडक्ट, ये कोई दूसरी रिएक्शन है। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखो कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्री स्टेप में, 2 एटम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, K2 कंसंट्रेशन ऑफ A, यही तो नोट करोगे आप लोग। यहाँ पर 2 लग रहा है, ये क्या है, कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट कहाँ ले जाएंगे, पावर में, कॉफिशिएंट को क्या ले जाएंगे, पावर में, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, देखो अगर हमारे पास A प्लस B और ये रिएक्शन से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे नोट करेंगे, K कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन ऑफ B, चेंज इन कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट्स की। तो यहाँ पर टोटल एटम्स के कितने नंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो मेरे को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, K2। तो ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि इधर जितने एटम्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमको गिवन होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शन नोट कर रहे हैं। बट बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कंसेंट्रेशन पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसेंट्रेशन पर, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये सिस्टम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने का, ये इतना एफिशिएंस नहीं है, ये इतना क्लियर नहीं है, इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। हम इनको काउंट करके रेट ऑफ रिएक्शन को एकदम से नहीं बता सकते, ये बात ध्यान रखना। ये अक्सर मोस्टली रिएक्शन में ऐसा चल जाता है, मोस्टली रिएक्शन के लिए ये चीज़ चल जाती है, लेकिन कुछ जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है।
मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दे दी और उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो उसे कैसे निकालेंगे। इसको नोट कर दो स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करो और नोट कर दो। मैं अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ एक बार और एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, एक कोई रिएक्शन दे रखी है आपको, रिएक्शन है आपके पास 2N2O5 इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। ये कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आपको ऑर्डर डिटरमाइन करना है। अब यहाँ पर आपको ऑर्डर अगर डिटरमाइन करना है तो जैसे ही मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट्स इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो तुरंत स्टूडेंट बोलेगा सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट किया था ना ए और उसके आगे लगाया था 2 और उसको बताया था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बताया था ना। तो स्टूडेंट तुरंत बताएगा कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। बट सर क्या कह रहे हैं? सर कह रहे हैं कि नो, दिस इज नॉट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स यही चीज़ हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, यही चीज़ को हमको समझना है कि कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं। देखो, अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखा जाए, मैं मैकेनिज्म देख रहा हूँ इस रिएक्शन की, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5 पार्टिसिपेट कर रहे हैं H रिएक्टेंट और फॉर्म कर रहे हैं 4Na2 एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैकेनिज्म में देखते हैं स्टूडेंट्स कि N2O5 का एक मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो ये फॉर्म करता है N2O3 प्लस O2, ओके। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे लिख दूं मैं, फर्स्ट स्टेप है, क्लियर, रिएक्शन का। और ये फर्स्ट स्टेप जो होता है ये होता है स्लो स्पीड में। फर्स्ट स्टेप इस रिएक्शन का कैसी स्पीड में हो रहा है स्टूडेंट्स? स्लो स्पीड में, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में ये जो N2O3 है, ये N2O3 है, ये N2O3 ब्रेक होता है और ब्रेक होकर बनाता है ये NO प्लस O2। क्या बनाता है? NO प्लस O2। समझ में आ रही बात? ठीक है, NO प्लस O2 बना दिया इसने। और ये जो स्टेप होता है ये फास्ट स्पीड में होता है, क्लियर है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, N2O5 का एक मॉलिक्यूल तो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर एक NO बना दिया, ऑक्सीजन निकल गए, लेकिन आपको रिएक्शन में 4NO2 बनाने, ऑब्टेन करने, तो आपने चेक करिए यहाँ से सिर्फ एक N2O5 का यूज़ किया है, अभी 1 N2O5 रिमेन्स है। तो थर्ड स्टेप ले सकते हैं और इस थर्ड स्टेप में N2O5 का जो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमेन्स है उसको यहाँ पे यूज़ कीजिए। यहाँ पर किसको यूज़ कर रहे हैं? एक N2O5 का जो मॉलिक्यूल्स रिमेन्स है, और इस N2O5 के साथ NO रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद 3NO2 प्लस O2। चेक करो स्टूडेंट्स, कितने NO2 यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं? 3। अरे कितने NO2 फॉर्म हो चुके हैं यहाँ पर? 3। अब 3NO2 अगर यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं तो ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन,
कौन सी रिएक्शन है बच्चों? फास्ट रिएक्शन, ठीक है ना। ये भी फास्ट स्पीड में होता है, ये स्टेप भी। अब यहाँ पर हमको चेक करना है, मैंने आपको अभी बताया था, जो रिएक्शन का एलिमेंट्री स्टेप है, उस एलिमेंट्री स्टेप में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज होती है, उस पर डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चेक करो, पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप में इस रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है? 1 मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर स्लो स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप नोट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? N2O5 1 ही तो है, ये तो 1 ही लिख सकता हूं मैं। तो स्लो स्टेप एलिमेंट्री स्टेप लिख रहा हूं मैं, ये एलिमेंट्री स्टेप क्या है? स्लो स्टेप। तो उसमें 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बताओ, जो रिएक्टेंट की जो कोफिशिएंट होती है वही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। यही तो मैं कहता आ रहा हूं, रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, या उसका जो पावर है, वही तो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो हियर R = 1, इट मीन्स क्या कह सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है ना? तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन का हम ऑर्डर चेक कर सकते हैं। समझ आ रही है ना बात? ठीक है। तो आज स्टूडेंट्स आपने रेट कांस्टेंट को स्टडी किया है। रेट कांस्टेंट की यूनिट को हमने यहाँ पर स्टडी किया है। डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शंस के लिए कैसे हम यूनिट को नोट कर सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने डिटरमाइन किया है। और हमने ये भी देखा है कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मोलेकुलरिटी। अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? मोलेकुलरिटी। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा, इतना ही स्टडी कराया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्शन की मोलेकुलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।